देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। दो इक्वेशन साथ में होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। वन शॉट वीडियो है, ये वीडियो देखने का मतलब होता है कि तुम इसके बारे में कुछ ना कुछ पहले से जानते हो ताकि ये रिवाइज हो जाए। वैसे पूरा डिटेल हम बता ही रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखोगे समझोगे। जैसे मान लो कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 5, एक इक्वेशन है 4x प्लस 6y बराबर -3, ठीक है। तो देखो दोनों दो इक्वेशन रहेंगे, पावर 1 है इसे लीनियर इक्वेशन हो गया, और दो वेरिएबल्स इसमें यूज किए गए हैं इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन है, अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, तो याद रखो कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे आते हैं, स्ट्रेट लाइन आते हैं। क्लियर है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएंगे। देखो इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक। अगर दोनों का ग्राफ एक ही कार्टेशियन प्लेन पे हम ड्रॉ कर देते हैं, अगर मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है, पहले इस इक्वेशन से ग्राफ बनाते हैं फिर इस इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे तो दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन बनेगा। नहीं तो दोनों लाइन एक दूसरे को, या तो क्या करेगी, दोनों लाइन हम बनाएंगे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, या हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, पैरेलल हो जाए, या फिर ये हो कि पहला लाइन का ग्राफ बनाए तो ऐसे आया, और दूसरा लाइन का भी, दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ बनाए तो वो भी इसी पे ओवरलैप करेगी, तो कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है। नहीं तो हमेशा साइमल्टेनियस इक्वेशंस के ही सॉल्यूशन खोजने को मिलेंगे या फिर ग्राफ बनाने को मिलेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन साथ में। तो यहाँ देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि दोनों इक्वेशन में दो, इसमें भी दो वेरिएबल्स है और इसमें भी दो वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये C1 रिप्रेजेंट कर रही है कि इक्वल टू के इधर रहेगा, है ना, C1 C2। ऐसा नहीं कि एक इधर है और एक इधर रहे, तो एक को C1 एक C2 दोनों इधर ही होना चाहिए या फिर दोनों एक तरफ होना चाहिए, ठीक है। देखो a1 रिप्रेजेंट कर रहा है x के कोफिशिएंट को, b1 रिप्रेजेंट कर रहा है y के कोफिशिएंट को, ठीक। c1 हो गया कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली a2 x का कोफिशिएंट है, b2 y का कोफिशिएंट है और c2 कांस्टेंट टर्म है। तो अगर इस इक्वेशन में चूज करने के लिए पूछ दिया जाए कि a1 क्या है, तो देखो a1 x का कोफिशिएंट तो 2 हो गया, a2 ये वाला a2 क्या हो गया, इसमें b इसका कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा इसमें 3 नहीं -3 बोलेंगे, -3। b2 पूछा जाए तो +6, तो +6 प्लस साइन तो बोलते नहीं, सीधे 6 बोल देंगे। c1 बोला जाए तो 5, c2 बोला जाए तो -3, ठीक है। अब तुम बोलोगे इधर c1 तो इधर होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो 5 इधर लाया तो क्या हो जाएगा -5, तो c1 हो जाएगा -5, अब -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो c2 क्या हो जाएगा +3। कोई दिक्कत नहीं, इधर भी रह सकता है और इधर भी रह सकता है, लेकिन दोनों एक ही तरफ होना चाहिए, या तो दोनों इस तरफ होना चाहिए या नहीं तो दोनों इस तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इक्वेशन में मान लो इस तरह से लिखा हुआ है -5 बराबर 0, और दूसरे इक्वेशन में है 4x प्लस 6y = -3, तो मान लो C1 और C2 का रेशियो निकालोगे यहाँ पे, तो तुम C1 लिख दोगे -5 और यहाँ से C2 लिखोगे तो यहाँ से ले लोगे -3, तो आ जाएगा 5/3। तो ऐसा नहीं, एक इस तरफ और एक इस तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लो कि 5/3 आ गया, मान लो अगर ये -3 अगर इधर होता तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3। तो अब C1 और C2 का रेशियो निकालोगे तो C1 लिखोगे -5 और C2 लिखोगे +3, तो देखो एक ही इक्वेशन में, सेम ही इक्वेशन में यहाँ C1 C2 आ जाएगा 5/3, यहाँ आ जाएगा -5/3, तो यही गड़बड़ी हो जाएगी। क्लियर है, तो C1 ये जो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए एक ही तरफ होना चाहिए। क्लियर है, ऐसा नहीं एक इधर और एक इधर। सिमिलरली एक्स वाले की बात एक्स वाले में भी यही है कि एक्स वाला टर्म इसमें अगर इस तरफ है दोनों से इसमें, तो इस वाले इक्वेशन में इस तरफ होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए, एक्स वाला भी सेम साइड में, वाई वाला भी सेम साइड में और कांस्टेंट टर्म भी सेम साइड में। ऐसा नहीं एक LHS साइड में है तो एक इक्वल टू के RHS साइड में है। क्लियर है, सेम होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए, तभी हम रेशियो निकाल पाते हैं। क्लियर है, तो देखो तो पहला टाइप आता है इसमें स्टार्टिंग में कि दो इक्वेशन हमें दिए रहेंगे, दोनों इक्वेशंस का अगर ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो तीन चीज़ें आ सकती है, या तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा, या तो हमारा पैरेलल लाइंस आएगा, या नहीं तो कोइंसिडेंट लाइंस आएगा। तो ग्राफ तो हमको ग्राफ बना के चेक करना पड़ेगा ना, लेकिन दो इक्वेशन दिए रहेंगे और पूछेगा कि बताओ इस दोनों इक्वेशंस के ग्राफ कैसे आएंगे।
ठीक है। तो उसके लिए ये जो एक्स वाई वाला टर्म का कोफिशिएंट है, यही कोफिशिएंट ही हमें बता देगी जो इक्वेशंस के जो ग्राफ आएंगे कैसे आएंगे। ठीक है, उसके लिए हमको कुछ कंडीशन याद रखना पड़ेगा। क्या कंडीशन याद रखना पड़ेगा कि मान लो तुम इस दोनों का रेशियो निकाला, A1 और A2 का रेशियो निकाला, ठीक है, फिर B1 और B2 का रेशियो निकाला इस दोनों का। अगर इस दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आया तो उसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे ना, तो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन से ही आएगा। ठीक है, किसी भी इक्वेशंस का रहे हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन से ही आएगा। तो ये रेशियो हमेशा याद रखोगे कि A1 और A2 और B1 B2 का रेशियो अगर इक्वल नहीं हो तो ग्राफ कैसे आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन से आएगा, ऐसा आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन से। ठीक है, देखो, तो ये अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स अगर आएगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स में दोनों लाइन्स को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये पॉइंट तो कॉमन हो गया, इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सिर्फ एक ही पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब कुछ ना कुछ एक्स और वाई की वैल्यू होगी। तो अगर मान लो किसी साइमल्टेनियस इक्वेशन के ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएंगे तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, पॉइंट्स तो कॉमन एक ही है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली वन एक ही ऐसा एक्स और वाई की वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो अगर किसी इक्वेशंस के ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। अगर तुमसे यूनिक सॉल्यूशन का भी कंडीशन पूछा जाए तो उसके लिए भी कंडीशन यही हो गया। मान लो दो इक्वेशन दिया रहेगा, पूछेगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो हम दोनों का रेशियो निकालेंगे। अगर दोनों का रेशियो बराबर नहीं आएगा तो हम लिख देंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली अगर तीनों का रेशियो अगर बराबर आया तो इसके जो ग्राफ आएंगे कोइंसिडेंट लाइन्स आएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, तो हमको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्वेश्चन हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है कि कैसा आएगा ग्राफ, तो हमें बस रेशियो निकाल देंगे। अगर ये रेशियो बराबर आएगा तो लिख देंगे देयरफॉर कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, अगर मान लो ये कंडीशन आया तो पैरेलल लाइन्स, जब भी कोई दो लाइन हम बनाएंगे प्लेन में तो तीन ही तरह की लाइन बन सकती है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेगी, या तो कोइंसिडेंट लाइन्स बनेगी, या नहीं तो पैरेलल लाइन्स बनेगी। समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन बस याद होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक पॉइंट कॉमन होता है तो एक सॉल्यूशन, लेकिन कोइंसिडेंट लाइंस अगर बन गई तो दोनों लाइंस एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप है, तो ऐसा बहुत सारा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे कॉमन है, नहीं इन्फानाइट पॉइंट्स हो जाएंगे। इसीलिए इसके सॉल्यूशन भी जो होंगे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन ये। ठीक है, सिमिलरली पैरेलल लाइंस अगर ये कंडीशन आई कि इसका रेशियो निकाले, हम इसका रेशियो निकाले, दोनों बराबर आए, लेकिन C1 C2 का रेशियो निकाले तो बराबर नहीं आया, तो इसके ग्राफ जो आएंगे पैरेलल लाइंस आएंगे। पैरेलल लाइंस में तो एक भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर गौर से देखा जाए तो सॉल्यूशन के दो कंडीशन हो गए सॉल्यूशन के, एक ये कंडीशन भी हो गया सॉल्यूशन के, ये वाला भी कंडीशन हो गया सॉल्यूशन के, और ये वाला भी कंडीशन हो गया सॉल्यूशन के। लेकिन दोनों में अंतर है, क्या चीज़ कि यहाँ यूनिक सॉल्यूशन है और यहाँ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो जब भी इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा ना, तो दोनों इक्वेशन जो दिया रहेगा ना, वो दोनों इक्वेशन सेम ही रहेगा। जैसे मान लो कि पहला इक्वेशन में लिखा है कि x + 2y = 5, यहाँ देखो एक इक्वेशन दिया रहेगा 2x + 4y = 10। यहाँ तुम A1 A2 निकालोगे, सब दोनों इक्वेशन गौर से देखो तो बराबर ही है। ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2x 2 × 4y 5 × 10। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा ना, कोइंसिडेंट लाइन से ही आएगा। अब तुम चेक करोगे रेशियो निकाल के, तो मालूम रेशियो निकाले A1 और A2 का रेशियो। A1 किसको बोलते हैं, एक्स कोफिशिएंट को, इसमें एक्स कोफिशिएंट 1 है, इसमें कितना है 2, फिर कॉमा दे के ऐसे लिखोगे, एक ही साथ में नहीं बराबर लिख देना, अलग से कॉमा दे करके फिर दूसरा रेशियो निकालना है, यानी तो नीचे निकालना। यहाँ पे लिख करके B1 B2 का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 2/4। B1 B2 किसको बोलते हैं, y को कोफिशिएंट को, तो कितना आएगा 1/2। फिर क्या निकालोगे C1/C2 निकालोगे, तो C1 भी देखो 5 है और C2 कितना है 10 है, कितना आएगा 1/2। क्या लिखोगे 1/2। देयरफॉर क्या है रेशियो, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो तीनों का रेशियो अगर इक्वल आया तो कैसी लाइन आएगी, देयरफॉर कैसी लाइन आएगी बताओ, तीनों के इक्वेशन तीनों का ये रेशियो बराबर होने पे हम याद किए, तीनों का रेशियो अगर बराबर आए तो कौन सी लाइन आएगी, कोइंसिडेंट लाइन्स आएगी। तो अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था इक्वेशन दे करके कि इस इक्वेशंस के ग्राफ कैसे आएंगे, तो रेशियो निकालेंगे इस तरह से, लिख देंगे कोइंसिडेंट लाइन्स आएंगे। मान लो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो भी हम ये रेशियो निकालेंगे। ये रेशियो में देखेंगे तीनों बराबर आया, तो तीनों अगर इक्वल आए तो कैसा होगा, तो याद कैसे रखेंगे, तीनों बराबर आएगा तो ग्राफ होगा कैसा, कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन्स में बहुत सारा पॉइंट्स कॉमन होता है, इन्फाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होते हैं, इसलिए इसके इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसी तरह से मान लो कोई दो इक्वेशन दिया है, तीनों रेशियो हम निकालें, A1 और A2 का रेशियो
A1 और A2 का रेशियो और B1 B2 का रेशियो निकाले तो सेम आया 1/2 लेकिन C1/C2 का निकाले रेशियो तो 3/5 आ गया था। लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। देयरफॉर लाइन्स विल बी पैरेलल। लाइन्स कैसा होगा? ग्राफ लाइन्स विल बी पैरेलल। ग्राफ कैसा होगा? पैरेललाइंस होगा। अगर यही कंडीशन सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसके लिए भी हो गया। कौन सा कंडीशन? ये वाला। नहीं तो कैसे लिख करके निकालेंगे समझ में आ गया। इक्वेशन दिया रहेगा, ऐसे A1/A2 करके लिखोगे, कॉमा देके B1/B2 निकालोगे, यानी तो उस नीचे लिखोगे C1/C2 निकालोगे, फिर यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर ये तीनों बराबर, देयरफॉर ग्राफ विल बी पैरेलल। सॉरी ये इसका यहाँ पे सब कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है कैसे लिख करके बनाना है? नहीं तो देखो ये कंडीशन हमें अवश्य याद होना चाहिए था कि इसी कंडीशन से हम बता पाएंगे, यही 3 कंडीशन से हम बता पाएंगे जो ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग आएगा, कोइंसिडेंट आएगा कि पैरेलल आएगा। या फिर ये भी बता सकते हैं कि किस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे या फिर किसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन होने के 2 कंडीशन ये दोनों। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन पूछा जा रहा है तो यूनिक पूछा जा रहा है कि या सीधे सॉल्यूशन बोले। सीधे सॉल्यूशन बोलेगा तो दोनों कंडीशन हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि यूनिक सॉल्यूशन हो तो सिर्फ ये कंडीशन होगा। नहीं देखो तो इसमें भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसमें भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसलिए दोनों इक्वेशंस को कंसिस्टेंट बोलते हैं। दोनों को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। जैसे देखो इस इक्वेशंस का हम रेशियो निकालें तो इसका लाइन्स कैसा आएगा? कोइंसिडेंट लाइन्स आएगा। मतलब सॉल्यूशन तो पॉसिबल है बशर्ते कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये इक्वेशंस कैसे कहलाएंगे? कंसिस्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंसिस्टेंट। अगर मान लो ये पैरेललाइंस वाला कंडीशन आया, मतलब ये कंडीशन आया, तो इक्वेशंस क्या कहलाएंगे? इनकंसिस्टेंट। तो जिसके सॉल्यूशन पॉसिबल है उसे क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। जिसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है उसे क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? नहीं तो रेशियो निकाल के कैसे चेक करेंगे? जो उसके ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, पैरेललाइंस आएगा, हम समझ में आ गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है। बोल रहा है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग होगा कि इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, कोइंसिडेंट लाइन्स, पैरेललाइंस। ठीक है तो रेशियो ही ना हमें बताएगी कैसा आएगा। तो हम तुरंत क्या करेंगे? रेशियो निकाल के चेक करेंगे। A1/A2 का रेशियो निकालेंगे। A1A2 बोलते हैं ऐसे कोफिशिएंट को। तो पहला इक्वेशन में 6 है और दूसरा इक्वेशन में 2 है, मतलब कितना आएगा? 3 आएगा। 2 3 जा 6। फिर इसको निकालेंगे B1/B2 का। तो यहाँ देखो B1 किसको बोलते हैं? B2 y के कोफिशिएंट को। तो पहला इक्वेशन -3 है, दूसरा इक्वेशन में -1 है। ठीक है y के पहले लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं पूछे तो क्या है? 1 है यहाँ पे, तो -1। तो यहाँ कोफिशिएंट माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? 3। देखो दोनों रेशियो बराबर ही आया है। तीसरा भी निकालना होगा, C1/C2 निकालेंगे। तो C1 किसको बोलते हैं? कॉन्स्टेंट टर्म को। तो पहला क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट टर्म 10 है और दूसरा में 9 है, तो कितना है? 10/9। तो यहाँ देखो A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन जो ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो किसका कंडीशन है ये? पैरेलल लाइंस का। तो कैसी ग्राफ आएगी? पैरेलल लाइंस। तो बताओ इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। क्लियर है? इसी के 2 में पूछा जा रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस इतना एंड इतना हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो फिर वही काम करना पड़ेगा। जब भी इक्वेशन दिया रहेगा, सॉल्यूशन पूछे, ग्राफ पूछे, कंसिस्टेंट पूछे, नहीं तो हम रेशियो ही निकालेंगे। तो अगर इस इक्वेशन में हम A1/A2 निकालें, B1/B2 निकाले और C1/C2 निकाले, तो गौर से देखो A1/A2 किसको बोलते हैं? ऐसे कोफिशिएंट को। तो पहला इक्वेशन में देखो 1 है और दूसरे इक्वेशन में -3 है, तो क्या लिखेंगे? 1/-3। B1/B2 किसको बोलते हैं? y को कोफिशिएंट को। तो y को कोफिशिएंट चेक करो, इसमें कितना है? y को देखो पहला इक्वेशन में कितना है? y कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? y कोफिशिएंट पहला इक्वेशन में कितना है? 2 और दूसरा इक्वेशन में क्या? y को कोफिशिएंट -6। तो क्या लिखेंगे? 2/-6। तो 2 1 जा 2 3 जा कितना आएगा? -1/3। ठीक है अब ये माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? 1/-3 नहीं, -1/3। माइनस हमेशा ऊपर होता है। C1/C2 का रेशियो निकालेंगे। C1 किसको बोलते हैं? कॉन्स्टेंट टर्म को। तो यहाँ C1 देखोगे तब क्या है लिखा हुआ? 5 है, इसमें क्या लिखा हुआ? 1। तो क्या लिखोगे? 5/1। तो यहाँ भी देखो A1/A2 और B1/B2 का रेशियो तो क्या है? बराबर है, लेकिन C1/C2 का रेशियो बराबर नहीं आया। तो ये कंडीशन हो गया ये वाला। नहीं तो ऐसे कंडीशन का क्या होता है? सॉल्यूशन। ऐसे कंडीशन का पैरेललाइंस होता है। पैरेललाइंस में एक भी पॉइंट्स कॉमन नहीं होता है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन है, इसका मतलब इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन कितने होंगे? क्या होगा? ऑप्शन डी में दिया है नो सॉल्यूशन। ठीक है तो देखो ग्राफ पूछा जाएगा तो भी बता देंगे हम। पहला क्वेश्चन में यही पूछ रहा था ग्राफ कैसा आएगा। सॉल्यूशन भी पूछा जाएगा, सॉल्यूशन होगा नहीं तो भी हम बता सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी। अगर ग्राफ कैसा होगा?
ये पूछा जा रहा है इक्वेशंस कैसा है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो कौन से कंडीशन हो गए, कंसिस्टेंट की कंडीशन है दो, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस है ना। अभी हम लोग देखो कंसिस्टेंट की कंडीशन पढ़े थे कि यूनिक सॉल्यूशन रहेगा तो भी कंसिस्टेंट, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन रहेगा तो भी कंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों में सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो कैसा ग्राफ आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा या नहीं तो कोइंसिडेंट लाइंस आएगा, ठीक है। देखो तो इसके ऑप्शन में भी यही लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है, लीनियर इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट, तो दोनों कंडीशन होंगे तो ऑप्शन सी। देखो आगे क्वेश्चन बनाने के लिए चीज़ याद रखो, क्लास 9 में पढ़ा होगा कि y=3 रहे, y=4 रहे, y=1 रहे, y=0 रहे, कुछ भी इसका ग्राफ तुमको पता होना चाहिए। तो अगर हम इस कार्टेशियन प्लेन पे इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम देखो पढ़े थे क्लास 9 में कि y= कुछ भी रहे तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। याद कैसे रहेगा, देखो y=3 तो ये है ना हमारा y कोऑर्डिनेट, ये है, क्यों रहेगा सो पढ़ाया गया था क्लास 9 में। अभी देखो उतना डिटेल तो नहीं करेंगे, क्लास 9 तो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। y बराबर क्या है, 3 है, तो देखो ये है y कोऑर्डिनेट, 3 कहाँ होगा, यहाँ कहीं पे होगा, मान लो यहाँ है y बराबर 3, तो इस पॉइंट से इसे लाइन जाएगी, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। y बराबर 4 है तो ऊपर कहीं 4 होगा तो ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैसे याद रहेगा, ये y बराबर 3 दिया, y बराबर 4 दिया तो y इसी पॉइंट पे होगा कहीं ना, y बराबर 1 दिया तो मान लो यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ हो जाएगा, नहीं यहाँ 1 लिखा है, y बराबर 0 तो 0 तो सिर्फ यही होता है, y बराबर 0, नहीं ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया तो ये 0 नहीं होगा, 1 है तो ये 0 होगा, तो ये 0 इस पे होगा लाइन। तो देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, क्या है ये, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या आ गया, y बराबर 0, इसका मतलब एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0, नहीं तो याद रखोगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑब्जेक्टिव हो गई है y बराबर 0, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, y बराबर 0। अगर y बराबर 0 अगर कहीं बात की जा रही है तो समझो एक्स एक्सिस के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। अगर कभी एक्स एक्सिस की इक्वेशन ऑफ y बराबर 0 की बात की जाए तो क्या बोल रहा है, किसके बारे में, एक्स एक्सिस के बारे में बोल रहा है, क्लियर है। तो y बराबर कुछ भी रहे तो समझ में आ गया कैसी ग्राफ आएगी। अगर यही सोचो कि अगर x बराबर है, यही मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि x बराबर 3, x बराबर 2, x बराबर 1, x बराबर 0 रहे, तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन पे, तो देखो x है तो x बराबर 3 है तो 3 कहाँ होगा, x पे, मान लो यहाँ होगा x पे 3, तो इससे होते हुए एक लाइन गुजारो, तो ये हो गया, ये हो गया x बराबर 3 का ग्राफ। ये मान लो x बराबर 2 है तो यहाँ आएगा x बराबर 2, नहीं तो x बराबर कुछ भी रहे तो किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। अगर y बराबर कुछ भी रहे तो किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, क्लियर है। x बराबर कुछ भी रहे तो y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब देखो मान लो x बराबर 1 है तो ये हो गया, मान लो यहाँ 3 लिखा हो, यहाँ 2, इधर कहीं 1 होगा तो यहाँ हो गया x बराबर 1। फिर बोल रहा है x बराबर 0 तो 1 यहाँ पे तो 0 यहाँ पे होगा ना, तो ये हो गया x बराबर 0, ये क्या हो गया x बराबर 0, जो कि क्या है, एक y एक्सिस है, तो इक्वेशन हो गया ये y एक्सिस का। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो गया, x बराबर 0। तो देखो उल्टा है, नहीं देखो x एक्सिस का इक्वेशन हो गया y बराबर 0 और y एक्सिस का इक्वेशन हो गया x बराबर 0। तो अगर x बराबर समथिंग रहे या y बराबर समथिंग रहे तो समझ में आ गया। इसी में अगर निगेटिव लिखा x बराबर -3 तो +3 रहेगा तो इधर, -3 रहेगा तो इधर, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा ना -3 तो यहाँ पे ये लाइन, लेकिन होगा y एक्सिस के पैरेलल। पॉजिटिव रहेगा तो राइट साइड में आएगा, निगेटिव रहेगा तो लेफ्ट साइड में आएगा। सिमिलरली इसके लिए भी होता है, अगर पॉजिटिव रहेगा y बराबर तो ऊपर जाएगा, निगेटिव रहेगा तो नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर x बराबर समथिंग दिया रहे, कुछ भी दिया रहे तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, समझ में आ गया ना। तो x बराबर रहे तो y एक्सिस के पैरेलल, अगर y बराबर है तो x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। जैसे y बराबर 3 है तो यहाँ 3 लिखा हुआ था ना, मान लो तो ये क्या हो गया, यहाँ 3, y बराबर 3, देखो x एक्सिस के पैरेलल हो गया। और कितना डिस्टेंस पर हो गया, 3 यूनिट डिस्टेंस पर, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, 0, 1, 2, 3, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है। कितना यूनिट डिस्टेंस पर, 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, लिखा हुआ है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस y बराबर 0 एंड y बराबर 7 हैज, देखो पूछ रहा कितने सॉल्यूशन होंगे। तो अब ये पढ़े हो कि कार्टेशियन प्लेन पे अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ देखें तो y बराबर 0, नहीं y बराबर 7, देखो y बराबर -7 कहाँ होगा, यहाँ इधर कहीं ना होगा ना, y पे पॉइंट कहाँ पे, मान लो यहाँ पे -7 लिखा हुआ है तो y बराबर -7 इसे हो गया, नहीं -6 लिखा रहता तो ये होता, y बराबर 0 तभी पढ़े हो, y बराबर 0 किसका ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस का, तो y बराबर 0 आइए y बराबर -7, y बराबर 0 यही ना हो गया, एक्स एक्सिस ना, y बराबर 0 पूछ बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, y बराबर 0 तो यही हो गया।
तो y बराबर 0, ये हो गया y बराबर -7। देखो इसके ग्राफ सॉल्यूशन पूछा था, इसका ग्राफ जो है दोनों तो पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस का ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल लाइंस का ग्राफ कैसा आएगा बताओ, कोई पॉइंट्स कॉमन ही नहीं ना है, तो नो सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नो सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, देखो नेक्स्ट 5 नंबर, यही पूछा द पेयर ऑफ इक्वेशंस x बराबर है एंड y बराबर b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स। पूछ रहा है कि इसका ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल आएगा, कोइंसिडेंट आएगा, इंटरसेक्टिंग आएगा। ठीक है, देखो सी बी और डी ऑप्शन में इंटरसेक्टिंग तो करेगा, कहाँ पे इंटरसेक्टिंग करेगा उसका कोऑर्डिनेट भी लिखा है, एगो बी कॉमा एगो ए कॉमा बी। देखो तो हम कार्टेशियन प्लेन पर अगर इसका ग्राफ हम बनाएं तो बोल रहा है x बराबर ए, तो x बराबर समथिंग कुछ भी रहे तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो मान लो x बराबर ए, तो मान लो इस पॉइंट अगर x बराबर 2 लिखा रहता है तो 2 पॉइंट से लाइन गुजारते हैं ना, तो मान लो यहाँ पे a लिखा हुआ है तो x बराबर ए हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, x बराबर ए। मान लो इस पॉइंट पे क्या लिखा है, a लिखा हुआ है। अब देखो आगे दिया y बराबर भी, अगर y बराबर 3 रहता तो y पे 3 तो यहाँ लिखा रहता है, यहाँ से गुजारते ऐसे करके, तो मान लो यहाँ पे 2 3 तो लिखा नहीं, वेरिएबल्स लिखा है, y बराबर b लिखा हो, तो मान लो यहाँ पे b लिखा हुआ है y एक्सिस पे, तो y बराबर b ऐसे हो गया, ये हो गया y बराबर b का ग्राफ। नहीं, अब देखो दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट तो कर रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलेगा, लेकिन इंटरसेक्टिंग तो दिया है लेकिन तो उसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, अगर सिर्फ एक और रहता है इंटरसेक्टिंग तो वही टिक आउट कर देते, लेकिन दो जगह इंटरसेक्टिंग है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया था, हमको ये पता करना पड़ेगा इंटरसेक्ट तो कर रही है, किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक बार एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं, एक बार वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है ए, और वाई कोऑर्डिनेट देखोगे तो यहाँ क्या लिखा रहेगा बी। नहीं, वाई बराबर बी है तब तो यहाँ से लाइन गई है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया ए कॉमा बी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, देखो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इस टाइप का तो क्वेश्चन पूछता ही है। डू द इक्वेशन इतना एंड इतना रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। बोल रहा है ये इसका जो ग्राफ होगा कोइंसिडेंट लाइंस होगा, पूछ रहा के का वैल्यू बताओ। तो अगर कोइंसिडेंट लाइंस होगा इसका, देखो उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें तुमको पता नहीं करना कि कोइंसिडेंट लाइंस होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, बोल ही दिया कोइंसिडेंट लाइंस होगी इसका ग्राफ, तो पूछ रहा के की वैल्यू। तो वैसे कोइंसिडेंट लाइंस के लिए ये कंडीशन क्या होता है, ये कंडीशन होता है, तो हम लिख दिए नहीं कि A1/2 बराबर B/2 बराबर C1/C2। अगर कोइंसिडेंट लाइन से तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। नहीं, तो देखो उसमें पूछ रहा है के की वैल्यू बताओ, तो ये जो कंडीशन दिया हुआ है, ये जो कोइंसिडेंट लाइन्स के लिए कंडीशन ये हो गया, तो ये गिवन हो गया ना, कोइंसिडेंट लाइन से तो कंडीशन यही होगा। अब इसमें हम A1/2 की वैल्यू लिखे थे, एक्स कोफिशिएंट, तो एक्स कोफिशिएंट देखो इस वाले में 3 है और इस वाले में 6 है, तो लिख दिए B1/B2, इसमें y का कोफिशिएंट -1 है, इसमें -k है, तो हम ये लिख देंगे -1 -k। देखो इसमें C1, इसमें देखो कॉन्स्टेंट टर्म एक में इधर है, जो बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल के लेफ्ट साइड में है, इसमें इक्वल के राइट साइड में, तो क्या बोला गया था दोनों के सेम साइड होना चाहिए, या तो इसको इधर ले जाओ या तो 16 को इधर ले आओ। ठीक है, तो मान लो -16 को इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा +16, तो इसमें कॉन्स्टेंट टर्म +8 है और इसमें -16 इधर आएगा तो +16 हो जाएगा, नहीं तो 8 और 16, तो C1 और C2 का रेशो निकालोगे क्या लिखोगे 8/16। ठीक है, 3/6 मतलब 1/2, यहाँ पे -1/-k, यहाँ पे इसको काटोगे तो 1/2। देखो ये दोनों भी इसके इक्वल है या फिर ये दोनों भी इसके इक्वल है, तो कोई दो, या तो फिर ये दोनों को पिक करो या नहीं तो ये दोनों को पिक करो, ताकि के की वैल्यू निकल जाए। जैसे दोनों तो सेम, इधर भी 1/2 लिखा है, इधर भी 1/2 लिखा है, तो कोई भी ले सकते हैं। मान लो अलग अलग रहता तो भी हम क्या करते, यही करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/2 बराबर, ये दोनों माइनस तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो k बराबर 2, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो अगर हम k की जगह यहाँ 2 डाल दें, इस इक्वेशन k की जगह 2 डाल दें और इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ आएगा, कोइंसिडेंट लाइन से ही ग्राफ आएगी। ठीक है, देखो इस 11 में लग रहा होगा नया क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। x बराबर a है, y बराबर b है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है, अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है मतलब x और y की वैल्यू है, ये x बराबर a है, मान लो x बराबर 2 रहता है, y बराबर 3 लिखा रहता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है मतलब इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है नहीं, और तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू बताना है तुमको। तो देखो इस दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू कितनी है a, आगे क्या लिखा है x माइनस वाई, तो x की जगह a देंगे माइनस, y की जगह क्या देंगे y की वैल्यू b है, तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 2। सिमिलर दूसरे इक्वेशन में x + y बराबर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x की वैल्यू a, अब इसकी वैल्यू b, तो b बराबर 4। तो देखो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ, अगर हम इतना लंबा टाइम लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, याद करो 2 वेरिएबल्स वाला है कि नहीं, तो एलिमिनेशन लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो a माइनस बी a प्लस बी, कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। देखो जब भी अगर सेम देखो सेम नहीं है, a माइनस बी है, एक बार उसी का डिफरेंस है, एक बार उसी का प्लस है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे 2 या फिर 3 जैसे चेंज नहीं है, जो यहाँ सेम है वही यहाँ पे है, बस एक बार प्लस है तो एक बार माइनस है। तो ऐसे कंडीशन में अगर वैल्यू निकालना रहे a का, देखो तो a की वैल्यू जब निकालो, इस तरफ a है ना, a की वैल्यू निकालो, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 6,
बाई 2, तो कितना आएगा 3। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। और अगर बी की वैल्यू निकालना हो तो दोनों को माइनस कर दो, 4 में से 2 गया तो 2 हुआ, 4 में से 2 गया तो 2 हुआ, अब फिर 2 से डिवाइड करो तो ये कितना हो गया 1, ठीक। नहीं तो जैसे निकालते हो, कैसे निकालते हैं हम लोग कैसे निकालते थे इसको, नहीं पता चले तो हम जो लोग जैसे प्रोसेस करते वैसे करेंगे। देखो दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दें तब बी कैंसिल, माइनस बी प्लस बी है, ए 2a बराबर कितना हो गया 6, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, फिर 2 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 3 हो गया। देखो 3 आया ना। अब इस 3 की वैल्यू हम किस में पुट कर दिया, तो इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो इस इक्वेशन में थी, प्लस वाला इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या लिखा है a प्लस बी बराबर 4। तो ए की वैल्यू डालोगे 3 प्लस बी बराबर 4, तो यहाँ से b कितना निकालोगे 3 इधर जाएगा तो 4 माइनस 3, तो कितना हो गया 1। देखो b की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं। तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो हम ऐसे जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। ए की वैल्यू निकालना हो तो कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जब बी की निकालना हो तो दोनों को जोड़ेंगे, जैसे इसमें एक इसमें ऐड किए तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड दोनों में करना है, एक बार जोड़ना है तो एक बार घटाना है, ठीक है। क्लियर है कैसे, तो ए और बी की दोनों की वैल्यू निकल गई, थी कितना है, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 1, तो 3,1 3 एंड 1, तो किस में, ऑप्शन सी में, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, या अल्फा क्या है, एसोकोफिशिएंट है, कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हैव नो सॉल्यूशन, फर्स्ट में बोल रहा है कि सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ध्यान देखो a1/a2 मतलब क्या है, a1 मतलब एक्स कोफिशिएंट दोनों, a1 a2 मतलब एक्स कोफिशिएंट। देखो पहले वाले इक्वेशन में देखो एक्स कोफिशिएंट अल्फा है, क्या लिखोगे अल्फा। अब भाई दूसरे इक्वेशन में एक्स कोफिशिएंट देखोगे तो 1 है, तो 1 b1/b2 मतलब y का कोफिशिएंट। देखो इस वाले में भी y का कोफिशिएंट देखोगे तो कितना है 1 है, और b2 क्या है, b2 मतलब दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है अल्फा है, तो अल्फा c1/c2, c1 मतलब कांस्टेंट है। इस वाले में देखोगे तो अल्फा स्क्वायर है, इसमें 1 है, तो अल्फा स्क्वायर बाई 1, यहाँ तो नॉट इक्वल टू का साइन होगा। देखो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे। देखो मान लो ये दोनों इक्वल वाला को सॉल्व करते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से अल्फा क्या होगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लगेगा 1 में, तो रूट 1 में लगाओगे तो क्या वैल्यू होगा +-1, तो अल्फा बराबर +-1, ठीक है। देखो अब इसको भी सॉल्व करोगे नॉट इक्वल वाला को, तो क्या इसे सॉल्व करेंगे 1/अल्फा बराबर क्या लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर बाई 1, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अल्फा क्यूब बराबर 1, ठीक। तो यहाँ से क्यूब इधर जाएगा, अल्फा क्यूब इधर जाएगा तो क्या लगेगा 3 ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1, तो क्यूब रूट 1 कितना होगा 1 का 1 ही होगा। तो अल्फा देखो यहाँ बीच में नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, बीच में इक्वल नहीं दोगे नॉट इक्वल दोगे, नॉट इक्वल, ठीक है। तो क्या आ गया अल्फा नॉट इक्वल टू 1। तो देखो ये बोल रहा है कि अल्फा +1 और -1 के इक्वल होना चाहिए, यहाँ से आया कि अल्फा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू बताओ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा। देखो तो यहाँ से निकला कि जो अल्फा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अल्फा 1 के इक्वल नहीं होगा, यहाँ बोल रहा है अल्फा दोनों होना चाहिए। तो दोनों में से यहाँ पे एक तो कैंसिल कर दिया कि 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए +1, इसका मतलब अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए -1 के, तो हेंस अल्फा इक्वल टू -1। समझ में आया। देखो दोनों क्वेश्चन समझ में आया, कितना अच्छा क्वेश्चन था नहीं। यहाँ से हमको ये अल्फ़ा का 2 वैल्यू निकल के आया, यहाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है, ये दोनों हम लिए तो ये बोल रहा था कि अल्फ़ा 1 + 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि अल्फ़ा +1 के इक्वल नहीं होगा, सिर्फ अल्फ़ा -1 के इक्वल आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि नहीं हम ये दोनों नहीं, हम ये दोनों अगर लेते तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के अनइक्वल है ना, अल्फ़ा/1 नॉट इक्वल टू ये, तो भी यही आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है अल्फ़ा/1 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1। तो देखो यहाँ एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, इधर क्या बचेगा एक अल्फ़ा कैंसिल हो गया ना, इधर क्या बचा अल्फ़ा/1, तो ऊपर में एक अल्फ़ा बचा, नीचे में 1 तो नहीं लिखेंगे, अल्फ़ा बराबर 1, सॉरी यहाँ पे नॉट इक्वल लिखा हुआ है ना, तो नॉट इक्वल। तो अल्फ़ा यहाँ भी बोल रहा है कि अल्फ़ा 1 के इक्वल नहीं होगा, तो किसके इक्वल हो, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू -1। तो कंपेयर करेंगे ना तो क्या है अल्फ़ा किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल। तो बताओ इस इक्वेशंस के लिए अगर नो सॉल्यूशन चाहिए तो क्या होना चाहिए अल्फ़ा -1 के इक्वल होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक। या फिर ये ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछ दिया जाएगा, ठीक। तो इसमें हम क्योंकि हमको ये पता चल गया कि अल्फ़ा किसके इक्वल होना चाहिए, सो नहीं ऐसा दोनों को ही सॉल्व करके छोड़ दोगे नॉट इक्वल वाला में, ठीक है। इसी में नेक्स्ट में पूछ रहा है
कि अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अगर यहाँ से हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो a1 a2 किसको बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को। तो a1 है अल्फ़ा, इसमें x का कोफिशिएंट है अल्फ़ा, और इसमें इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1 है, तो अल्फ़ा/1। फिर b1/b2 मतलब y का कोफिशिएंट हम पुट करेंगे, तो y का कोफिशिएंट देखो इसमें 1 है और इस वाले में क्या है, अल्फ़ा है, तो 1/अल्फ़ा। c1/c2 कॉन्स्टेंट है α²/1। तो चूज करने आता है ना, देखो तो यहाँ पे हम चूज करेंगे तो यही बनेगा, तीनों बराबर है। तो तीनों को एक साथ में तो सॉल्व नहीं कर सकते, कोई दो हम उठाएंगे यहाँ से, नहीं। तो अगर मान लो हम ये दोनों लिए, कोई भी दो ले सकते हैं, मान लो ये दोनों लिए, तो यहाँ से ये दोनों लोगे तो क्या होगा, α/1 बराबर 1/अल्फ़ा। ठीक है। अब तुम्हारा मन होगा नहीं ये दोनों लें, चाहे ये दोनों ले, कोई भी ले सकते हो। तो मान लो ये दोनों ले लिया तो 1/अल्फ़ा बराबर α²/1। तुम्हारा मन होगा नहीं ये दोनों ले, ठीक, कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ से देखोगे तो α² बराबर 1। ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर क्या आएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा 1 का, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-1। यहाँ देखो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो α³ बराबर 1। तो यहाँ से α³ इधर जाएगा तो क्यूब रूट लगेगा, 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1। स्क्वायर रूट में +-1 दोनों होता है, लेकिन क्यूब रूट में सिर्फ प्लस वाला होगा, +1। ठीक है। देखो ये बोल रहा है अल्फ़ा की वैल्यू +1 -1 दोनों, ये बोल रहा है अल्फ़ा की वैल्यू 1। ठीक है। तो अगर तीनों बराबर है तो तीनों जगह तो सेम ही वैल्यू आना चाहिए ना अल्फ़ा का। तो यहाँ तो दो वैल्यू दिया, यहाँ पे एक वैल्यू दिया, ये बोल रहा है अल्फ़ा बराबर 1, ये बोल रहा है अल्फ़ा बराबर +1 -1 दोनों। पिछले वाले में तो नॉट इक्वल वाला था, तो नॉट इक्वल वाला में तो हम समझ गए कि अल्फ़ा इसके इक्वल नहीं होगा। ये बोल रहा है कि अल्फ़ा इसके इक्वल भी होगा, +1 के भी इक्वल, -1 के भी इक्वल है, यहाँ बोला अल्फ़ा 1 के भी इक्वल। एक ही रिलेशन में अल्फ़ा की दो वैल्यू आ गई, लेकिन कॉमन वैल्यू कौन सा है, 1 +1। तो हेंस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू होगा, जिस अल्फ़ा का वैल्यू 1 होगा, जिसके लिए इस इक्वेशन के क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब है ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये है, अब देखो a1/a2 की वैल्यू डालेंगे तो α/1 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो 1/अल्फ़ा। देखो बीच में नॉट इक्वल है, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो α² नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से अल्फ़ा निकालोगे तो क्या आएगा, +-1, स्क्वायर इधर जाएगा तो α² इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 हुआ ना, तो अल्फ़ा बराबर +-1 होगा। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अल्फ़ा +1 -1 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर अल्फ़ा +1 -1 के इक्वल नहीं होगा तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से तो कोई भी वैल्यू नहीं आया कि अल्फ़ा किसके इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अल्फ़ा सिर्फ +1 -1 के इक्वल नहीं होगा, बाकी अल्फ़ा इक्वल टू कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के, +1 -1 को छोड़ करके अल्फ़ा का वैल्यू कुछ भी डाल देंगे इस इक्वेशन में, अल्फ़ा का वैल्यू कुछ भी लिख देंगे तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बस +1 -1 नहीं होना चाहिए, +1 -1 अल्फ़ा की जगह नहीं होना चाहिए, बाकी हम अल्फ़ा की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखो किस तरह से हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हम सॉल्व करेंगे ये भी समझ में आ गया। ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कैसे बनाएंगे वो भी समझ में आ गया। ठीक। तो देखो यहाँ से 2 निकलेगा तो कैसे निकाल कर रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। देखो इस 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 स्ट्रेट पाथ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इतना एंड ये, चेक वेदर द पाथ क्रॉस ईच अदर और नॉट। बोल रहा है कि पाथ जो है एक दूसरे को क्रॉस करेगी नहीं। तो मान लो इस स्ट्रेट पाथ से इस इक्वेशन का पाथ ऐसे आया, इस इक्वेशन का पाथ ऐसे आया, तो बोल रहा है एक दूसरे को ऐसे कट करेगी या नहीं करेगी। तो हम जानते हैं कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के कोई भी दो ग्राफ एक दूसरे को तभी कट करती है कब, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ भी a1/a2 का रेशो निकालोगे, फिर b1 और b2 का रेशो निकालोगे। अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये क्रॉस करेगी, और अगर इक्वल हुआ तो क्रॉस नहीं करेगी। मतलब जैसे यहाँ मान लो कि a1 और a2 का रेशो निकालेंगे, तो यहाँ गौर से देखो तो a1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे a1 की जगह पे क्या है, a1 की जगह पे है 1,
इस इक्वेशन में देखो A1 की जगह A1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, और A2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, क्या लिखोगे, यहाँ पे A1 है 1 और ये कितना है -2, A1/A2 कितना हो गया 1/-2 मतलब -1/2, और B1 बाई B2 निकालोगे तो B1y का कोफिशिएंट को, तो B1 है -3 और B2 है +6, तो देखो कितना है, कटे कैंसिल होगा, -1/2, तो दोनों बराबर ही आ गया ना, A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक, तो C1/C2 भी निकाल के चेक कर लेते हैं। तो C1 है 2 और C2 है 5/5, देखो नॉट इक्वल टू 2/5, तो इसका मतलब दोनों स्टेट पास जो होगी कैसे होगी, पैरेलल होगी ना। तो पूछ रहा है क्या एक दूसरे को, क्या पूछ रहा है कि चेक वेदर द पाथ क्रॉस ईच अदर और नॉट, नहीं तो क्या लिख देंगे, हेंस द पाथ्स नेवर क्रॉस ईच अदर, दे आर पैरेलल, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये कंडीशन आया है। नहीं, यहाँ क्या लिखोगे, C1/C2। क्लियर है। देखो 6 में बोल रहा है कि राइट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर बनाना इक्वेशन का, विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दो इक्वेशन ऐसे लिखना है, दो इक्वेशन हमें अपन लिखने हैं, पेयर बनाना है, मतलब दो इक्वेशन लिखना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो, जिसमें x की वैल्यू 1 आए और y की वैल्यू कितनी आए, y की वैल्यू 3 आए। तो हाउ मैनी सच पेयर्स कैन यू राइट, पूछ रहा है ऐसा कितना पेयर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो कितना पेयर हम बना सकते हैं, तो मान लो हम बहुत सारा पेयर बना सकते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x इक्वल टू -1 दिया हुआ है और y इक्वल टू 3। तो मान लो इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, इसमें हमको इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक यहाँ x वाला टर्म चाहिए, एक y वाला टर्म चाहिए, बराबर कॉन्स्टेंट टर्म। तो x और y को साथ में रखना है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, इक्वेशन बना रहे हैं x प्लस वाई, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा -1 और +3 कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 2। देखो एक इक्वेशन बन गया। अब इसी से एक और इक्वेशन बनाना है, x की वैल्यू -1 और 3 डाल के ही क्या करना है, हमको ऐसा इक्वेशन बनाना है कि एक और बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा। तो मान लो हम इस दोनों के एक बार जोड़ दिए, तो एक बार माइनस कर देते हैं, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -1 नहीं, x वैल्यू -1, आइए माइनस दोगे और फिर क्या लिखोगे, y की वैल्यू कितना होगा 3, तो कितना है -4, तो x - 5 बराबर -4। देखो एक पेयर बन गया कि नहीं इक्वेशन का। ठीक, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो x -1 ही आएगा और y कितना आएगा 3 ही आएगा। तो एक पेयर बन गया, एक ही पेयर बनाने के लिए पूछ रहा था, और ये भी एक पेयर बनाना है, फिर पूछा था कितने पेयर ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पेयर बना सकते हैं ना। हम क्या करेंगे, मान लो x है यहाँ पे, तो मान लो लीजिए 2x, ठीक है, x का क्या करते हो 2 टाइम्स कर दिए और प्लस y बराबर, अब देखो कितना आएगा, 2x कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये x में 2 से मल्टीप्लाई, तो x में 2 से मल्टीप्लाई करने कितना होगा -2 और +3, तो माइनस यहाँ से कितना -2 + 3 तो कितना हो जाएगा 1। नहीं, इस वजह से एक और पेयर बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, x + 2y कर देंगे, x + 2y कर देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से कितने पेयर बना सकते हैं, इन्फाइनाइट पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है ना, हाउ मैनी सच पेयर्स कैन यू राइट, नहीं तो देयर आर इन्फाइनाइट पेयर्स कैन बी राइट। क्लियर है, कैसे बनाएंगे समझ में आ गया। अगर हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं तो हम उसका सॉल्यूशन हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, सीखे हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी दो मेथड से। एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दो सिलेबस से हटा दिया गया है। तो कभी भी दो इक्वेशन अगर हम सॉल्व बन जाए, अगर दो इक्वेशन हम सॉल्व लिख लेंगे तो उसको सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल बना हुआ है, इसमें x और y की वैल्यू बोल रहा है। तो देखो इस रेक्टेंगल्स में देखोगे सब साइड हमारे पास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। देखो ये रेक्टेंगल है तो ये लेंथ जितना है उतना ही यहाँ ये लेंथ होगा, जितना ये ब्रेथ है उतना ही ब्रेथ ये भी होगा। तो गौर से देखो यहाँ लेंथ लिखा हुआ है x × 3y, ठीक है, तो ये हमारा लेंथ हो गया, और ब्रेथ लिखा हुआ है 3x × y, तो ये ब्रेथ हो गया। तो जितना ये यहाँ पे वेरिएबल्स के रूप में लिखा, इसकी वैल्यू 7 के बराबर ही ना होगी, चाहे ये जो लिखा हुआ है x × 3y, तो x × 3y किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल्स में लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ लेंथ कितना दिया हुआ है x + 3y, यहाँ पे इंटू लिख दिया हुआ है, x प्लस होगा वहाँ यहाँ पे, ठीक है। तो लेंथ है x + 3y, तो 13 के बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ गौर से देखो, तो ये x + 3y किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगा। और यहाँ ब्रेथ देखो, ब्रेथ कितना है 3x + y, तो 3x + y ब्रेथ है, 3x + y ब्रेथ है, और 7 भी क्या है, ब्रेथ है, 7 भी ब्रेथ है और 3x + y भी ब्रेथ है। तो ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा,
नहीं देखो, इक्वेशन हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन बनाना होगा, सोचना होगा कि इक्वेशन बनेगा कैसे। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये इक्वेशन इसके बराबर होगा और ये इक्वेशन इसके बराबर होगा, तो 3x + y किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं हम कि 3x + y = 7। देखो दो इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, तो हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। हम ग्राफ से भी सीखेंगे कि ग्राफ से हम कैसे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं कि फाइंड एक्स एंड वाई या फिर फाइंड द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली मेथड। तो ग्राफ बना करके चेक करना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। और वैल्यू कब निकलेगा, जब ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएगी, तभी एक यूनिक सॉल्यूशन हम बता पाएंगे। नहीं तो अगर मान लो जिसमें पैरेलल लाइन आएगा तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कोइंसिडेंट लाइन आएगी तो उसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो कितना बताएंगे। तो मतलब बताएंगे कब, जब ग्राफ क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, यूनिक सॉल्यूशन आता रहे, तो हम एक्स वाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू बता पाएंगे। क्लियर है, ये बन जाएगा, इक्वेशन बन गया है, तो इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में बोला 12 नंबर में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन दिया है, ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है राइट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस। ठीक है, इस लाइन से ट्रायंगल बनेगा, कहाँ बनेगा, तो फॉर राइट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस और ये जो दो लाइन होगी वो ट्रायंगल बनने के लिए 3 लाइन चाहिए, तो इन दोनों लाइनों से बना हुआ ट्रायंगल में 2 लाइन तो हो गया, ये इस दोनों इक्वेशन से बना हुआ लाइन, और तीसरा लाइन कौन सा होगा, वाई एक्सिस, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मान लो इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में कि ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो दोनों इक्वेशन को हम यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं कि 2x + y = 4, पहला फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से या y = या फिर हम x = निकाल लेते हैं, या तो y = या तो x = जैसे यहाँ y = लिखना आसान था, तो y = निकाल के रख लिए 4 - 2x। नहीं, अब इसमें देखो, अब अपने एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, बहुत बार सीखे हैं इसको बनाने के लिए। एक बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई लिख दिए, ठीक। अब इसमें देखो, अब इसमें किसी की वैल्यू अपने मन से सोचो, आसान रहेगा। एक्स वैल्यू जो इस तरफ है, एक्स वैल्यू, क्योंकि हम एक्स वैल्यू मान लो 0 लेंगे तो इसमें 0 पुट कर देंगे तो वाई बराबर आ जाएगा। नहीं तो देखो, अगर हम इसमें हम क्या किए, छोटा छोटा वैल्यू लिए, एक्स वैल्यू 0 ले लिया, एक्स वैल्यू कितना ले लिया 0, पुट करो 0 मन ही मन, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो 4 में से 0 जाएगा तो 4, तो वाई कितना बचेगा, वाई = 4। ठीक है, सुनना, इधर का वैल्यू क्यों हम अपने मन से ले रहे हैं, ताकि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकल जाएगा आराम से। अब देखो हम x = 2 लिए, x कितना लिए 2, x के बारे में सोच रहे हैं कि x कितना लें, x के बारे में सोच रहे हैं, तो x की वैल्यू हम कितना लिए 2 लिए, तो y कितना आएगा, तो देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 ना हो जाएगा, यहाँ पे इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 के वैल्यू डालोगे x, तो 2 × 2 = 4, 4 में 4 गया तो 0, कम से कम 2 ही लो, ठीक है। 2 से ज़्यादा 3 4 5 भी ले सकते हैं यहाँ पे बॉक्स में, लेकिन हम 2 ही लेंगे, 2 ही से काम चल जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो बनेगी तो 2 पॉइंट से आराम से बन जाएगी। दूसरा इक्वेशन है 2x - y = 4। तो यहाँ देखो, यहाँ भी y बराबर निकालना आसान था, लेकिन y को हम इधर ले आए ताकि ये -y से +y बन जाए, इस 4 को इधर ले आए, 2x का 2x, ये 4 इधर आया तो -4, ये y इधर चला गया तो +y हो गया, जिसके कारण ये y प्लस में मिल गया, तो y बराबर ये हो गया। अब बताओ इसमें किसकी वैल्यू लेंगे अपने मन से, y का वैल्यू सोचेंगे या फिर x का। इसमें x वैल्यू सोचेंगे तो यहाँ पुट करेंगे तो इसको सॉल्व कर पाएंगे इस वाले को, ताकि y = निकल पाए। तो नहीं, तो ये वाला वैल्यू हम x सोचेंगे, x इधर x वैल्यू अपने मन से लेंगे, कुछ भी छोटा छोटा ले लो ताकि कैलकुलेशन भी आसान हो और छोटा वैल्यू भी आए। तो x = जैसे हम यहाँ 1 ले लिए, तो x जैसे ही 1 लिए तो इसमें पुट करोगे तो 2 × 1 21 तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 1 2 होगा ना, 2 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। फिर इसी तरह हम x = 3 ले लिए, तो x 3 लोगे तो 2 × 3 हो जाएगा 6, 6 में से 4 गया तो 2, तो y = 2। अब इस तरह से हम कार्टेशियन प्लेन क्या किए हैं, कार्टेशियन प्लेट हम प्लॉट कर लिए, कार्टेशियन प्लेट बन गया। अब इसमें से पहले वैल्यू पुट करते हैं 0 4, x कितना है 0, y कितना है 4, तो x 0 और y 4 यहाँ आएगा समथिंग। अब देखो दूसरा है 2 0, x 2 है और y 0 है, तो x 2 y 0 यहाँ आएगा। अब इससे पहले लाइन बना दो, तो हम क्या करते हैं, इससे एक लाइन स्केल की मदद से कर लोगे, यहाँ तो इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अनुसार प्लॉट करो, देखो क्या दिया, x1 और y - 2, x1 है और y - 2 है, यहाँ समथिंग आएगा। x कितना है, x1 है, x प्लस में 1 है ना, x1 है और y कितना है -2, कहाँ आएगा, x1 यहाँ है,
सॉरी y कॉमन ले रहे थे, x1 यहाँ है और y-2 यहाँ है, नहीं देखो x1 यहाँ है, y-2 यहाँ आएगा। और दूसरा क्या है 3,2 x3 है और y2 है, तो x3 कहाँ है, यहाँ पे है, और y2 पॉजिटिव वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ से ठीक है। अब इस दोनों से क्या करोगे, लाइन पर मीट कर दोगे। ठीक, ये पॉइंट नहीं था, ये पॉइंट था, ऑटोमेटिकली इस पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, ग्राफ कॉपी मिलेगा, नहीं मिलेगा ग्राफ कॉपी तो जिस कॉपी पे बनाओगे उस पर स्केल की मदद से लोगे, ताकि डिस्टेंस सबके बीच क्या रहे, सेम रहे। ऐसे ही बनाना है ग्राफ, डिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे, तो वो एग्जैक्ट जगह पे कटेगी। ठीक है, तो देखो दोनों लाइन से देखो यहाँ पे कट कर गया, ये कट कर गया, तो यही ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x यहाँ पे 2 है और y कितना है 0, तो 2,0 इस इक्वेशन से क्या है सॉल्यूशन, तो x2 हो गया, y कितना हो गया 0, तो यहाँ पे इंडिकेट करती है। अब देखो ये इसको ऐसे सजा देंगे, ये किस लाइन, ये जो लाइन था इस इक्वेशन का ग्राफ था ना 2x + y = 4, तो यहाँ इस लाइन पे या तो ऐसे करके लिख दो 2x + y = 4, नहीं तो ऐसे इस लाइन पे ही लिख दो। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है 2x - y = 4, तो ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे लिख दोगे 2x - y = 4। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब यहाँ पे लिख दोगे हेंस x = 2 y = 0। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन। वैसे इस इक्वेशन में बोल रहा था कि इन दोनों लाइन के बीच और y एक्सिस के, इन दोनों लाइंस और y एक्सिस के बीच बने हुए ट्रायंगल को शो करने के लिए, इसमें बोल रहा था ना कि y एक्सिस और दोनों लाइंस के बीच और y एक्सिस के बीच बने ट्रायंगल को शो करने के लिए बोल रहा था। यहाँ पे फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस बोल रहा है ना, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द y एक्सिस। यहाँ देखो ये लाइंस और y एक्सिस तो ये है ना, देखो y एक्सिस और ये लाइन यहाँ पे है, देखो ये दोनों y एक्सिस और इस दोनों लाइन को लेकर ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको ग्राफ को अपनी थोड़ा सा लंबा बनाओगे, इसको थोड़ा लंबा खींचोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं कट करेगा, देखो तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये ट्रायंगल क्या, इसको पेंसिल से बनाओगे ना, पेंसिल से बनाना, इसको पेंसिल से थोड़ा ऐसे क्या कर दोगे, डार्क कर दोगे हल्का हल्का ऐसे करके। ठीक है, यहाँ तो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चल रहा है अभी। ठीक है, यहाँ तो पता चल रहा है 4 पे जा रहा है, नहीं तो x 0 है और y कितना है 4, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4, यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0, यहाँ पे जो कट करेगा यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट होगा, ये लिख देगा, तो वर्टिसेज हो गया पर ट्रायंगल का। ठीक है, फॉर्म्ड कैसे ट्रायंगल बना है, इस लाइन से और y एक्सिस से। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बनेगा, इस तरह से पेंसिल से थोड़ा डार्क कर देना है। क्लियर है, इसमें क्या, अब मान लो इस ट्रायंगल का एरिया पूछता तो क्या लिखता है, एरिया 1/2 इंटू बेस होता है, अब बेस इंटू हाइट। देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी हाइट तो ये ना होगी, परपेंडिकुलर लाइन यही ना है, नहीं तो इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसकी 2 है, तो बेस हो गया 2, हाइट हो गया 2 यूनिट्स, और इसकी देखो ये वाली ये हो गया बेस, तो बेस कितना हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट। और ये यहाँ जहाँ पे कट करेगा तो ये निगेटिव है, तो ऐसा नहीं है कि -4 हो जाएगा, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है, इसकी लंबाई ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई 4 है, मान लो ये यहाँ पे -4 है, तो 4 इधर हो गया लंबाई, इधर क्या -4 हो गया, नहीं ये भी 4 ही लेंथ लेंगे तो लेंथ लेना नेगेटिव में होता है, ये तो माइनस डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4, तो टोटल कितना हो गया 8 यूनिट्स, नहीं तो 8 यूनिट्स, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उससे उस वर्ड प्रॉब्लम से क्या करना, इक्वेशन बनाओ, और इक्वेशन के बाद तो सॉल्व करने आता ही है, बस वर्ड प्रॉब्लम से क्या करना सीखोगे, इक्वेशन को सॉल्व करना। तो यहाँ बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, इसमें ये रिवाइज कर लो, ये बना के रख लो, तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो ये जो NCERT एग्जाम्पलर बुक है और NCERT बुक जो तुम्हारा उसमें जितना वर्ड प्रॉब्लम है बस उतना ही तुमको प्रैक्टिस करना है, जितना NCERT बुक में है और जितना NCERT एग्जाम्पलर बुक में, बस उतना ही प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा। बशर्ते कि ये जितना बना रहे हो वो जितना भी टाइप का क्वेश्चन है इसमें वो याद होना चाहिए। जैसे बोट वाला है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, ये 2 डिजिट वाला नंबर है, टाइम एंड वर्क से है, नहीं ठीक है, प्रॉफिट लॉस वाला है, ये सिंपल इंटरेस्ट टाइप है, तो ये छूटना, ये सब प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब एक पर्सन है वो मान लो नाव चला रही है, उसका स्टिल वाटर मतलब शांत पानी में जिसमें कोई करंट नहीं है, उस पानी में स्ट्रीम का स्पीड कुछ भी नहीं है,
5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये बोट का स्पीड हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। नहीं, टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब वो 3 टाइम्स सम टाइम लेता है कहाँ जाने में, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। नहीं, अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, करंट के स्ट्रीम के मतलब जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है, जिस डायरेक्शन में पानी चल रही है उसके अपोजिट को, नहीं उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो उसमें तिगुना समय लगता है, 3 टाइम समय लगता है, किसके कंपेयर में, डाउन स्ट्रीम में जाती है 40 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में, 40 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम में भी, तो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है, उसके कंपेयर में अप स्ट्रीम में समय तो ज़्यादा लगेगा, अप स्ट्रीम में मालूम ही है, लेकिन कितना ज़्यादा समय लगता है, 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, मतलब इसमें जितना समय लगता होगा उससे ज़्यादा 3 गुना। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो देखो यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड नहीं मालूम है, लेकिन बोट का स्पीड तो मालूम है। तो स्ट्रीम वाला क्वेश्चन, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन तो कितना बनाया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी देखियो, हो यहाँ एग्जाम्पलर बुक का है, तो देखो कैसे बनाएंगे। स्ट्रीम का स्पीड नहीं मालूम था तो हम स्ट्रीम का स्पीड मान लिए, नहीं, और टाइम भी नहीं मालूम था तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम वाई आवर मान लिए। देखिए यूनिट आवर्स लिखोगे जो चीज़ सपोज करोगे, तो चूंकि एक्स स्पीड है इसके लिए इसका यूनिट क्या दिया, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि क्वेश्चन में जो स्पीड जो दिया हुआ है बोट का वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में रखेंगे। और यहाँ जो टाइम टेकन भी मांगे हैं वाई आवर माने, आवर में ही लिखें क्योंकि सब यूनिट सेम रहेगा। ठीक, क्वेश्चन में बोट का स्पीड दिया 5 किलोमीटर पर आवर। देखो डाउन स्ट्रीम में इसीलिए माने क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अप स्ट्रीम में लिखा है ना कि टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग इन 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में तिगुना समय लगता है, किससे, डाउन स्ट्रीम से। डाउन स्ट्रीम में जितना समय लगा उसे 3 टाइम्स कर देंगे अप स्ट्रीम में, इसलिए डाउन स्ट्रीम से कंपेयर कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, डाउन स्ट्रीम का टाइम सपोज किए हैं वाई आवर। ठीक, कोई अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जब भी क्वेश्चन रहेगा इतना काम पहले से कर लोगे, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में स्पीड पहले से निकाल लोगे, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम भी क्या है कि स्पीड ही है ना। देखो बोट का स्पीड मालूम चल गया, स्ट्रीम का स्पीड मालूम चल गया, टाइम पता चल गया है। ठीक, तो बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में हम बोले थे, बताए थे, याद कैसे रखोगे, डाउन मतलब कोई भी चीज़ डाउन में जाती है तो क्या होती है, स्पीड बढ़ती जाती है। नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अगर डाउन में नीचे की तरफ आए तो क्या होगी, स्पीड ज़्यादा रहती है, तो इसलिए हम प्लस कर दिए दोनों को। नहीं, और अप स्ट्रीम मतलब ऊपर अगर जाएगा कोई चीज़, ऊपर जाने पे क्या होती है, स्पीड कम होती जाती है, इसलिए क्या लिख दिया 5 - x। ठीक है, तो इतना काम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पहले से कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कब लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद सीधे इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो डाउन स्ट्रीम हो गया 5 + x, अप स्ट्रीम हो गया 5 - x। डाउन स्ट्रीम एक स्पीड है ना, तो देखो यहाँ स्पीड दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम का, टाइम भी दिया हुआ है वाई आवर। ठीक, और डिस्टेंस भी मालूम है कि डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 40 किलोमीटर जाता है। देखो तो टाइम भी मालूम है, स्पीड भी मालूम है, टाइम भी मालूम है, तो इस तीनों में रिलेशन होता है ना कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, या स्पीड या स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, इसमें से कोई भी रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इक्वेशन बना देंगे। यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया रहेगा इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन में होता है कि पहले सपोज करने के लिए कंडीशन दिए रहते हैं, फिर इक्वेशन बनाने के लिए। यहाँ कोई भी कंडीशन नहीं दिया क्योंकि इस तीनों में रिलेशनशिप होता ही है। पहले अगर डाउन स्ट्रीम का देखेंगे तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड ये है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड और डिस्टेंस दिया है 40 किलोमीटर, और टाइम भी दिया है, यहाँ पे हम सब कुछ किए वाई आवर। तीनों में क्या रिलेशन होता है, मान लो हम रिलेशन बना रहे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम का। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम का देख रहे थे, स्पीड हो गया 5 + x। ठीक, टाइम हो गया कितना y, तो स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 40। क्लियर है। अब दूसरा कंडीशन अगर देखेंगे, दूसरा कंडीशन, चलो इसको ऐसे घेर देते हैं, दूसरा कंडीशन के देखेंगे। दूसरा कंडीशन में अप स्ट्रीम में स्पीड है ये, डिस्टेंस तो 40 किलोमीटर ही दिया है क्वेश्चन में, और इसका टाइम देखेंगे तो कितना है, क्या बोल रहा था कि डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगता है, डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगता है उसका 3 टाइम्स। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर स्पीड टू टाइम लिखेंगे, तो यहाँ स्पीड क्या है 5 - x, डिस्टेंस हो गया, सॉरी स्पीड हो गया, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है 3 टाइम्स डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगता था, तो स्पीड टू टाइम बराबर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 40। देखो ये दूसरा इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, गौर से देखो, तो ये 2 वेरिएबल से आप सोचो कि इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 5y + xy आएगा ना। तो गौर से देखो, इसको अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखो इसमें भी 40 है, इसमें भी 40, दोनों इक्वेशन, ये भी 40 के बराबर, ये भी 40 के बराबर, दोनों इक्वेशन कंपेयर करोगे तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 + x
इंटू वाई बराबर 5 माइनस एक्स इंटू 3y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर किया है ना, तो यहाँ लिख दो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर। अगर यहाँ पे कुछ और रहता है 40 30 के अलावा, तो जिस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं उस तरह से करते हैं। यहाँ देखो एक वाई से एक वाई कैंसिल चला गया, तो यहाँ क्या बच गया 5 प्लस एक्स बराबर 5 माइनस एक्स इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 प्लस एक्स बराबर 15 माइनस 3x। इस 3x को इधर ले आते हैं, 3x इधर आएगा तो x, 3x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो प्लस 4x, 5 इधर जाएगा तो 15 माइनस 5 से कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 10/4। कैंसिल करो, 2 2 जा 2 5 जा, कितना हो गया 5/2 बराबर 2.5। तो x क्या था, x क्या था देखो ऊपर में सपोज क्या किए थे, x हम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया, स्पीड ऑफ, पहले y निकाल लेते हैं, x तो निकल गया ना, चलो y निकालते हैं। y किस इक्वेशन निकाले, फर्स्ट से या सेकंड से, तो देखो सेकंड थोड़ा सा बड़ा है 5 माइनस एक्स, यहाँ 3 इंटू वाई, फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा छोटा लग रहा है तो फर्स्ट में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 5 प्लस एक्स लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू क्या देंगे 2.5 इंटू वाई बराबर 40, दोनों को जोड़ेंगे 7.5 वाई, 7.5 वाई बराबर 40। यहाँ से y निकालेंगे तो कितना होगा 40/7.5, डेसिमल आएंगे, ऊपर में एक जीरो जाएगा, 75 बचा, करो इसको 5 से करोगे तो कितना होगा 15, 5 से इसको 5 2 जा 10, फिर 5 से जा रहा है 5 3 जा 5 8 जा, कितना हो गया 16/3, y की वैल्यू आ गई 16/3। ठीक, तो x क्या था स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। y क्या था टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 16/3 आवर। इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या लिखोगे 3 5 जा वो लगेगा 1 इतना आवर, 5 होल 1/3 आवर, चाहे इसको बदल दो तो 5 आवर, 5 होल 1/3 आवर मतलब क्या हुआ कि 5 आवर प्लस 1/3 आवर। तो 1/3 आवर को मिनट में बदलोगे तो इंटू 60, आवर को 60 बदलने के लिए 3 से काटोगे तो 20, तो कितना हो गया 5 आवर 20 मिनट्स। समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। पहले हम क्या कर लिए, जो से ऑपरेशन और स्ट्रीम सपोज करते वो सपोज कर लिए, इस इक्वेशन में देखें सॉल्व करने का तरीका देख लिए। यहाँ पे भी 40 था, भी 40 था, आसान हो गया इक्वेशन सॉल्व करना, दोनों को इक्वेटिंग कर दिए। नहीं वहाँ से एक्स दे दिया, प्रोसेस तो वही रहेगा, एक्स वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया, वाई दे दिया, एक्स जो था वो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हेंस लिख दोगे। ठीक, लिखने का भी तरीका ये हो जाएगा। समझ में आ गया।